नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 9 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वीडियो सीरीज के इस भाग में हमें चर्चा करनी है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। पिछले काफ़ी सारे वीडियोस में जब भी नया टॉपिक हम शुरू करते थे तो एजेंडा में लास्ट में हम करते थे कि हमेशा की तरह अंत में हमें करना है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल या अभ्यास प्रश्नों की हमें बात करनी है। तो हर उन टॉपिक्स के बाद अभ्यास प्रश्न नहीं थे। इस पूरे चैप्टर के अंत में आपको उन सभी टॉपिक्स के बारे में एक साथ एक जगह पर सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाहित करके दिए गए हैं, जिनकी चर्चा इस वीडियो में हमें करनी है। तो दोस्तों, मैं यहाँ से प्रश्न पढ़ूंगा और फिर मेरे प्रश्न पढ़ने और सही उत्तर बोलने के पहले आपको अपने मन में एक आंसर बनाना है, फिर चेक करना है कि वह आंसर जो आपने बनाया है सही है या गलत, ताकि आप अपनी तैयारी का आकलन या असेसमेंट सही तरीके से और अधिक सटीकता के साथ कर पाए। यदि आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आपसे निवेदन है पहले आप उनको देख लें, ताकि आप हमारे इन क्वेश्चंस के अधिक से अधिक उत्तर को सही कर पाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से, जो आपसे कहता है भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। दोस्तों, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसकी चर्चा हमने करी हुई है। हम सभी जानते हैं भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता प्रश्न क्रमांक 1 का सही जवाब है। भारत का पहला कंप्यूटर भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 2 की। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है। आपसे पूछा जा रहा है भारत की पहली सुपर कंप्यूटर की श्रेणी कौन सी थी, और दोस्तों जिसका विकास कहाँ हुआ था, पुणे में हुआ था। हम सभी जानते हैं सीडेक का मुख्यालय दोस्तों पुणे में स्थित है, और भारत की वह पहली सीरीज कौन सी थी जिसने सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था। तो दोस्तों वह थी ऑप्शन नंबर बी, परम। परम नाम की सीरीज में सबसे पहले भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया था। परम सीरीज किसने बनाई आप हमें जरूर बताएं, जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है, और उसकी चर्चा हमने थोड़ी देर पहले आपसे की हुई है। फिर प्रश्न क्रमांक 3, एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है। आपको बताना है जो डिजिटल घड़ी होती है उसमें किस प्रकार का कंप्यूटर होता है। हमने इन सारे कंप्यूटर्स की चर्चा विस्तार से की हुई है, इनकी फंक्शनिंग को समझा है, किस काम में आते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर होता है। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों डिजिटल घड़ी में एम्बेडेड कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होते हैं, आप हमें इतनी सी बात कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर बारी आती है मध्य प्रदेश में, कहां पर, मध्य प्रदेश में 5G की शुरुआत किस शहर से की गई है। तो दोस्तों हमने चर्चा की थी मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से मध्य प्रदेश में 5G की शुरुआत की गई है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 4 का एकदम सटीक जवाब है। प्रश्न क्रमांक 5, सबसे पहली गणना करने वाली डिवाइस कौन सी है। बताएं सबसे पहले गणना करने के लिए किस डिवाइस को बनाया गया था। ऑप्शन है कैलकुलेटर, अबेकस, डिफरेंस इंजन,
एनालिटिकल इंजन। तो दोस्तों आपको बताना है किस डिवाइस को सबसे पहले बनाया गया था गणना करने के पर्पस से। तो हम सभी ने चर्चा करी है दोस्तों, वह डिवाइस है अबेकस, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अबेकस को सबसे पहली गणना मशीन भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 6, एक कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। आपको बताना है कंप्यूटर का कार्य करने का सही क्रम कौन सा है। जब आपको किसी भी कंप्यूटर से कुछ काम करवाना होता है तो सबसे पहले आप कंप्यूटर को कुछ निर्देश देते हैं और वे निर्देश आप कंप्यूटर को किस रूप में देते हैं, इनपुट के रूप में देते हैं। इनपुट निर्देश दिए जाने के बाद कंप्यूटर इन इनपुट निर्देश पर विचार करता है, इनको प्रोसेस करता है। जब प्रोसेस करके काम कंप्लीट कर लेता है हमारे दिए हुए निर्देशों के अनुसार, फिर यह हमें आउटपुट प्रदान करता है जिसे हम बाद में स्टोर करके रख सकते हैं। तो दोस्तों यदि इस प्रकार से कोई प्रक्रिया किसी ऑप्शन में आपको दिख रही है, सबसे पहले इनपुट, फिर प्रोसेस, फिर आउटपुट, देन स्टोरेज, तो वह आपका सही जवाब है। और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है, पहले इनपुट फिर प्रोसेस होगी फिर आउटपुट प्राप्त होगा जिसको बाद में स्टोर कर लिया जाएगा। तो फिर ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 6 का सही जवाब होना चाहिए। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 7 की, निम्न में से क्या एक कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है। आपको बताना है इन 4 विकल्पों में से कौन सा कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है। तो दोस्तों डाटा स्टोर तो कंप्यूटर करता है, डाटा प्रोसेस भी करता है, इनपुट स्वीकार भी करता है, टेक्स्ट कॉपी करना। दोस्तों ये यहाँ पर मूल कार्य की बात चल रही है, तो ये कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है। इनपुट स्वीकार करता है, डाटा प्रोसेस, डाटा स्टोर, ये 3 काम तो कंप्यूटर को करने ही करने होते हैं, कंप्यूटर के मेन काम है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए टेक्स्ट कॉपी करना कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है। थोड़ा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, आपको ज्यादा आइडिया नहीं होता कंप्यूटर क्या होता है, यदि आप इतना भी जानते तो आप प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर आसानी से कर सकते थे। फिर बारी आती है पर्सनल कंप्यूटर का जनक कौन है। प्रश्न क्रमांक 8 आपसे कहता है पर्सनल कंप्यूटर का जनक कौन है। तो दोस्तों एकदम फैक्चुअल सा क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 8, एडवर्ड रॉबर्ट पर्सनल कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। ध्यान रखें कौन, एडवर्ड रॉबर्ट, इन्हें पर्सनल कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 9 क्या कहता है, कंप्यूटर की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसके उपयोग को आकर्षक बनाती है। चलिए चर्चा कर लेते हैं। सूचना का स्टोरेज तथा रिट्राइवल अर्थात पुनः प्राप्ति। हाँ दोस्तों ऐसा हम कर सकते हैं, भंडारित करते हैं कंप्यूटर में सूचना को, मेमोरी में हम इंफॉर्मेशन को सेव करते हैं और फिर कभी भी उस सूचना को प्राप्त कर लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल सही है ना। केवल ऑटोमेटिक ऑपरेशंस, इस प्रकार की चीजें भी कंप्यूटर में होती हैं, तो यह विकल्प भी सही है। परिशुद्धता एवं गति, स्पीड एवं सटीकता या एक्यूरेसी, दोस्तों यह चीज भी सही है। यदि सही प्रोग्राम फिट है, प्रोग्राम में कोई त्रुटि नहीं है, तो कंप्यूटर बड़ी ही तेज गति से एक ही काम को बार बार कर लेता है। तो ऊपर के तो तीनों विकल्प सही हैं और मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, तो चौथा होना चाहिए उपरोक्त सभी, और वही इस प्रश्न का सही जवाब है। फिर बात आती है कंप्यूटर के जनक कौन है। बताइए कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर हम कैसे कहते हैं, तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स बेबेज, इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। फिर नंबर आता है प्रश्न क्रमांक 11 का,
सिलिकॉन वैली किस शहर को कहते हैं, इसकी चर्चा भी हमने की थी, आपने यहाँ नहीं तो दोस्तों इसकी चर्चा तो आपने वन लाइनर फैक्ट्स में, जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज में भी की होगी कि भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। फिर बात करनी है प्रश्न क्रमांक 12 की। क्या बोलता है, आईसी चिप का उपयोग किस पीढ़ी में किया गया था। आईसी चिप पहली पीढ़ी में दोस्तों ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, है ना। फिर ट्रांजिस्टर पर आए, फिर दोस्तों हम आईसी पर आए थे। तो किस पीढ़ी में आईसी का उपयोग किया गया सबसे पहले, तो तीसरी पीढ़ी में। अब आपको बताना है माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किस पीढ़ी में किया गया था सबसे पहले। ठीक, तो आईसी चिप का आप ध्यान रखें, तीसरी पीढ़ी में इसका उपयोग सबसे पहले किया गया था। और आईसी चिप के आविष्कारक कौन है दोस्तों, तो इसके आविष्कारक हैं जैक किलीवी, इनका नाम भी आप ध्यान रखें। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 13 की। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है देख के, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, बता दो भैया कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं। मॉडेम को नहीं कहते हैं, मदरबोर्ड को नहीं, मॉनिटर को नहीं कहते हैं, क्या बचा, सीपीयू। तो इस डिफिकल्ट क्वेश्चन का आंसर भी आपने बिना वीडियोस को देखे कर लिया पिछले वाले। तो अब आप उन वीडियोस को जरूर देख लें। सीपीयू को दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 14 की। एक कंप्यूटर को ऑन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। नहीं, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं उस प्रोसेस को दोस्तों स्टार्टिंग नहीं कहते हैं, टर्निंग भी नहीं कहते हैं, हाइबरनेटिंग भी नहीं कहते हैं दोस्तों, इसको बूटिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न 14 का सही जवाब है। बूटिंग में भी हमने दो प्रकार पढ़े थे, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। इन दोनों में दोस्तों बेसिक डिफरेंस आप कमेंट सेक्शन में बताएं, बहुत विस्तार से इस बिंदु पर चर्चा की गई थी। प्रश्न क्रमांक 15, यूपीएस का पूरा रूप क्या है। यहां पर आपसे फुल फॉर्म पूछा गया है। मैंने आपसे कहा भी था दोस्तों फुल फॉर्म आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, यदि नहीं पढ़ा होगा तो आप चुप बैठे रह जाओगे, है ना। ABCD में से कुछ भी अक्कड़ बक्कड़ करके आंसर कर दोगे और 25% आपकी संभावना होगी सही होने की, जो कि ना के बराबर होती है 4 विकल्पों में। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक 15, यूपीएस का पूरा नाम क्या है, तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई दोस्तों यूपीएस का फुल फॉर्म होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसका यूज क्या होता है कमेंट सेक्शन में बताएं दोस्तों। अभी आवाज थोड़ी आपको लड़खड़ाती सी प्रतीत हो रही होगी, क्योंकि जस्ट मैं सो कर उठा हूं जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो सो के उठ के तुरंत बाद इवन ब्रश भी अभी नहीं किया, मैं वीडियो बनाने बैठ गया, क्योंकि इसके बाद फिर मेरे पास टाइम नहीं था। तो आवाज आपको थोड़ी सी ऐसी समझ में नहीं आ रही होगी, कई बार बीच में कट रही होगी, क्योंकि सो के उठने का सिनेरियो आप सभी जानते हैं किस प्रकार से कुछ समय तक आवाज निकलती है गले में से बाहर। तो स्वर तंत्रिकाएं सही से काम नहीं करती हैं, जैसा भी उसका लॉजिक तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी आवाज निकल रही है, आपको एडजस्ट करना होगा, नहीं तो फिर अपना सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा एग्जाम के पहले तक। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 16 की। लो दोस्तों, SMPS का फुल फॉर्म आपसे पूछा, स्विच मोड पावर सप्लाई। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, मुझे ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है, तो उसको फिर हम टिक कर देंगे। SMPS का फुल फॉर्म S फॉर स्विच, M फॉर मोड, P फॉर पावर, देन S फॉर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई SMPS का फुल फॉर्म होता है। कम से कम फुल फॉर्म तो आपको याद रखने ही थे। मॉडेम का फुल फॉर्म पूछ ही दिया, MO फॉर मॉड्यूलेटर, DEM फॉर डीमॉड्यूलेटर। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है। तो मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर हो गया। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 18 की। किसी खास कार्य को पूरा करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपने भी सुना होगा, अलग अलग कोचिंग संस्थान अपने एप्लीकेशंस बनवाती हैं, टाइपिंग के अलग एप्लीकेशंस होते हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स के अपने अलग एप्लीकेशंस होते हैं। तो किसी विशेष कार्य को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनवाए जाते हैं
उन्हें एप्लीकेशन तो कहते ही हैं, लेकिन उन सॉफ्टवेयर का नाम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को करने के लिए, किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए उनको तैयार कराया जाता है, तो उन्हीं के नाम पर ऑप्शन नंबर बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं किनको, जो किसी खास काम को पूरा करने के लिए बनवाए जाते हैं, प्ले स्टोर पर हमें अवेलेबल होते हैं। यदि आप भी कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मुझे नहीं बोलना चाहिए, यदि आप भी कोई सॉफ्टवेयर बनवाते हैं अपने किसी काम से संबंधित, तो उसे भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। बस इतना समझाना मेरा यहाँ पर उद्देश्य था। प्रश्न क्रमांक 19 क्या कहता है, निम्न में से एक इनपुट डिवाइस कौन सा है। दोस्तों ये आ गया दुनिया का सबसे कठिन प्रश्न। अब आपको बताना है कि एक इनपुट डिवाइस कौन सा है। दोस्तों प्रिंटर क्या होता है, हमें प्रिंट निकाल के देता हार्ड कॉपी में। ये ऑडियो फॉर्म में स्पीकर हमें गाने सुना देता है। मॉनिटर डिस्प्ले पे कुछ प्रदर्शित कर देता है। तो दोस्तों ये प्रदर्शित करना, सुनाना, ये तो आउटपुट डिवाइस के काम होते हैं। इनपुट डिवाइस मतलब जो कंप्यूटर के अंदर कुछ भेजे, इंस्ट्रक्शन, डाटा, निर्देश। तो इनमें से कौन सा भेजेगा, कीबोर्ड भेजेगा, बाकी सब तो कुछ ना कुछ प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न क्रमांक 19, जो दुनिया का सबसे कठिन प्रश्न था, उसको भी हल कर लिया। फिर बारी आती है निम्न में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है। चलो दोस्तों ये भी बता दो, इसकी चर्चा भी हमने की थी। एक मुझे याद है जब हम वीडियो में चर्चा कर रहे थे उस टाइम पे इस तरीके से एक वेन डायग्राम बना था, जिसमें हमने इनपुट, आउटपुट और दोनों डिवाइसेस की चर्चा करी थी, जो इनपुट आउटपुट दोनों में आते हैं। तो उस समय मैंने आपसे चिल्ला चिल्ला के कहा था कि दोस्तों जो मॉडेम होता है वह इनपुट और आउटपुट दोनों में शामिल होता है। यदि आपने ध्यान से सुना होगा या उन वीडियोस को देखा होगा तो आपको याद आ जाएगा। मॉडेम के अलावा दोस्तों फैक्स की बात भी हमने की थी। इसके अलावा टच स्क्रीन की बात भी हमने की थी कि जो ये तीनों डिवाइसेस हैं वो इनपुट और आउटपुट दोनों में शामिल होते हैं। अब यदि आपने वीडियो देखा है तो अब आपको याद आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर आप सामान्य स्थिति में वीडियो को नहीं देख रहे थे, है ना। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 21 की। एक डंब टर्मिनल में क्या है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कीबोर्ड और एक स्क्रीन को मिला के डंब टर्मिनल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमें इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। प्रश्न क्रमांक 22, इंटेलिजेंट टर्मिनल डिवाइस होते हैं। यहां बुद्धू की बात करी थी ऊपर, अब बात कर रहे हैं इंटेलिजेंट, है ना। तो जिनकी स्वयं की प्रोसेसिंग और स्टोरेज क्षमता होती है, खुद प्रोसेस कर सकते हैं और भंडारित कर सकते हैं। जैसे हमारा दिमाग है, बहुत सारी चीज़ों को खुद प्रोसेस कर सकता है और मेमोरी भी उसकी होती है। और फिर जिसमें जितनी ज़्यादा यह प्रक्रिया होती है, यह क्वालिटी होती है प्रोसेस करने की, स्टोर करने की, उसको उतना इंटेलिजेंट बोल देते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों डिवाइसेस में है जिसकी स्वयं की प्रोसेसिंग और स्टोरेज क्षमता होती है, उसे इंटेलिजेंट टर्मिनल डिवाइस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। और डम टर्मिनल जिनमें ये सब नहीं होता, स्क्रीन में कहाँ होती प्रोसेसिंग, कीबोर्ड में भी नहीं होती, ना ये स्टोर कर पाते हैं कुछ, ठीक। इसलिए डम टर्मिनल डिवाइस में हमने ऑप्शन नंबर डी को चुना और इंटेलिजेंट टर्मिनल डिवाइस में ऑप्शन नंबर ए को चुना। फिर बात करनी है वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए क्या हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आप पेपर देने जाते होंगे आज से कुछ समय पहले, जब ऑनलाइन सिस्टम नहीं हुआ करता था। आज भी बहुत सारे एग्जाम जैसे कि MPPSC, UPSC में ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता प्रीलिम्स का। आपको OMR शीट पर ही क्वेश्चंस को गोले फिल करने होते हैं, बबल भरने होते हैं, ठीक है। तो वो जांच होते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर से। कहां पर दिख रहा आपको ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। ऑप्शन नंबर ए में आप कहते भी हो कि OMR शीट। तो कॉमन सेंस वाला प्रश्न था। जिस परीक्षा के लिए आप ये तैयारी कर रहे हो वहीं आपको आंसर मिल जाएगा, ऐसा प्रश्न आएगा तो बस अपना दिमाग खुला रखना है। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 24 की। कीबोर्ड पर F1, F2, F3 आदि कुंजियां क्या कहलाती हैं।
भारत का बच्चा बच्चा जानता है, इनको हम फंक्शन कुंजियां कहते हैं। एफ और फंक्शन कॉमन सेंस भी लग जाता। फैक्ट, फ्यूल, यहाँ पर भी आप कॉमन सेंस लगाएंगे, लेकिन दोस्तों फंक्शन में लगाना है आपको, नहीं तो यहाँ पर आपका काम नहीं चलेगा और अनर्थ आपके साथ होना तय हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 25, मॉनिटर से संबंधित डॉट पिच क्या कहलाती है, हमें बताना है। इसकी चर्चा भी हमने की थी जब हम मॉनिटर की क्वालिटी की बात कर रहे थे, यदि आपको याद आ रहा हो, तब हमने चर्चा की थी डॉट पिच क्या होता है। दोस्तों डॉट पिच 2 पिक्सल्स के बीच की दूरी होती है। इसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। 2 पिक्सल्स के बीच की दूरी को हम डॉट पिच कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अब आपको बताना क्या है, हमने 4-5 बेंचमार्क देखे थे जो मॉनिटर की गुणवत्ता को बताते थे। डॉट पिच, रिफ्रेश रेट, रिजोल्यूशन, ये सब होते क्या है कमेंट सेक्शन में बताएं, लेकिन आप लोगों के पास कमेंट करने का समय ही नहीं होता, क्योंकि मैं इतने दिन से लगातार आपसे बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ हर वीडियो में मैं पूछता हूँ कि यार ये कमेंट सेक्शन में बताओ। तो वीडियो तो इतने सारे लोग देख लेते हैं, लेकिन उनमें से कमेंट एक भी नहीं करता। बहुत कम रेशियो होता है, सबसे कम रेशियो कमेंट करने का, फिर लाइक करने का। 100 लोगों ने वीडियो देखा तो उसमें से आधे भी, 1/4 भी लाइक नहीं करते, 100% तो छोड़ दो। तो इन रेशियो को आप बढ़ाएं ताकि हमारा मनोबल भी बढ़े। लाइक करने में आपको सिर्फ एक क्लिक करना होता है, लेकिन आपके उस क्लिक से हम लोग को बड़ी खुशी मिल जाती है कि हाँ, लोगों के द्वारा वीडियोस को पसंद किया जा रहा है, वीडियो की सराहना की जा रही है, तो फिर हम मोटिवेट होते हैं आगे काम करने के लिए। यदि किसी वीडियो पर काफ़ी सारे लाइक्स आ जाएं तो अगले वीडियो में आपको समझ में आता होगा हमारे बात करने के तरीके से कि हम लोग को कितनी खुशी होती है। तो लाइक करने में आपको कोई ऐसा बड़ा काम नहीं करना होता, सिर्फ क्लिक करना होता है तो लाइक ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन आपके उस क्लिक से हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। तो इतना ज़रूर कर दें आपकी हर वीडियो को लाइक करें यदि आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो यदि बेनिफिट नहीं मिल रहा तो फिर कोई बात ही नहीं उठती लाइक करने की। यदि आपको सहायता प्राप्त हो रही है वीडियो से तो आपका फर्ज बनता है। फिर बात आती है प्रश्न क्रमांक 26 की। प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी का मापन इनमें से किस में करते हैं? बताइए दोस्तों, प्रिंटर जो आपको आउटपुट निकाल के देता है पेज पर, उसकी गुणवत्ता का मापन आप कैसे करते हो? आपने DPI तो सुना होगा, बस इसी में करते हैं हम। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डॉट पर इंच। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो प्रश्न 26 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। प्रश्न 27 क्या कहता है? प्रश्न 27 कहता है इनमें से कौन सी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है? हार्ड कॉपी तो हमने देख लिया, हमें प्रिंट प्राप्त होता है, बड़ा हो या छोटा हो, प्रिंट छोटा प्लॉटर बड़ा प्रिंट निकाल के देता है। ठीक, तो ये तो हार्ड कॉपी हो गया, ये भी हार्ड कॉपी हो गया। पंच कार्ड मेमोरी डिवाइस हो गया। अब बचा क्या? मॉनिटर बचा, जो आपको दोस्तों डिस्प्ले पे चित्र या आउटपुट देता है, जो कि एक क्या होता है? सॉफ्ट कॉपी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 27 का एकदम करेक्ट आंसर होना चाहिए, होगा ही। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 28 की। इनमें से कौन सी डिवाइस इनपुट आउटपुट डिवाइस में शामिल है? हमने चर्चा करी थी 3 डिवाइसेस की, एक थी फैक्स, एक थी मॉडेम, एक थी टच स्क्रीन। तो इनमें से कौन सा विकल्प यहाँ दिखाई दे रहा है आपको? फैक्स मशीन। तो ये दोस्तों इनपुट आउटपुट दोनों में शामिल है। बाकी स्पीकर दोस्तों आउटपुट है, मॉनिटर भी आउटपुट है और कीबोर्ड भी आउटपुट, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, इससे हम डाटा कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। ठीक है, और फैक्स इनपुट आउटपुट दोनों में आता है। यदि आपको जानकारी है क्यों आता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, अदरवाइज गूगल पे आप सर्च जरूर करें फैक्स की फंक्शनिंग को, तब आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 29 की। किस डिवाइस को VDU भी कहा जाता है? अब यदि आपको इसका फुल फॉर्म पता होता, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तो आप ऑटोमेटिकली इसको करेक्ट कर पाते ऑप्शन नंबर ए से। मॉनिटर को दोस्तों VDU कहते हैं। ठीक है, फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 30 की। SVGA 25 इंच मॉनिटर का रेजोल्यूशन कितना होता है? इसकी चर्चा भी हमने की थी दोस्तों, आपसे कहा था आपको यह ध्यान रखना है। हमने चर्चा की थी 1024 गुणा 768 एक SVGA सुपर वीडियो ग्राफिक एरे 15 इंच मॉनिटर का रेजोल्यूशन होता है।
तो ऑप्शन नंबर ए आपको दिखाई दे रहा है प्रश्न क्रमांक 30 का सही जवाब है। और एसवीजीए का फुल फॉर्म भी मैंने आपको एक बार अभी बता दिया, आप इसको कमेंट सेक्शन में एक बार रिपीट कर दें ताकि आपको एग्जाम तक फिर वो याद रह जाए। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 31 की, इनमें से कौन सी शब्दावली मॉनिटर की गुणवत्ता में शामिल है? दोस्तों पिक्सल्स, रिजोल्यूशन, डॉट पिच तीनों शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न क्रमांक 30 का सही जवाब है। फिर प्रश्न क्रमांक 32, डॉट मैट्रिक्स खाली स्थान का एक प्रकार है। तो दोस्तों डॉट मैट्रिक्स इन तीनों का नहीं, प्रिंटर का एक प्रकार है। बाकी प्रकार भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं प्रिंटर के। ऑप्शन नंबर ए डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर का प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 33 क्या बोलता है आपसे? प्रश्न क्रमांक 33 कहता है मॉनिटर में 2 पिक्सलों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? अभी चर्चा की थी दोस्तों हमने, 2 पिक्सल के बीच की दूरी को हम कहते हैं डॉट पिच। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 34, एलईडी का पूरा नाम लाइट इमिटिंग डायोड कहां पर दिखाई दे रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। प्रश्न क्रमांक 35, ईईपी रोम का अभिप्राय क्या है? फुल फॉर्म पूछा गया। ई फॉर इलेक्ट्रॉनिकली, फिर इरेजेबल, फिर प्रोग्रामेबल, फिर रीड ओनली मेमोरी। कहाँ दिखाई दे रहा है? इलेक्ट्रॉनिकली चाहिए सबसे पहले, तो यहाँ तो गलत है, इलेक्ट्रिक है, यहाँ इजीली है, यहाँ तो गलत ही है। तो ऑप्शन नंबर ए आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, ईईपी रोम का फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 36, इनमें से या निम्न में से किस मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? दोस्तों रैम में हमने 2 प्रकार की मेमोरी पढ़ी थी, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। तो डायनेमिक रैम होती है, डी रैम होती है, उसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। और दोस्तों एस रैम से धीमी होती है डी रैम, एस रैम से सस्ती होती है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी। याद रखें डी रैम की स्पीड एस रैम से कम होती है। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 37 की, जो आपसे कहता है जब बिजली बंद कर दी जाती है तो निम्नलिखित आइटम सूचना बरकरार रखता है। बताओ दोस्तों बिजली बंद होने के बाद भी कहां पर सूचना बनी रहती है, सेव रहती है, डिलीट नहीं होती। रैम से दोस्तों तुरंत उड़ जाती है, रैम देखे तो उड़ा देना है, कुछ नहीं बचना है बिजली बंद होने के बाद। और सीपीयू दोस्तों बड़ी यूनिट हो गई, उसके अंदर की चर्चा करनी है। तो रोम दोस्तों एक ऐसी मेमोरी है कि बिजली बंद भी कर दोगे तो रोम में जो सूचना है आप खुद देखिए, जो आपके फ़ोन में एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं या कंप्यूटर में वो बने रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि बिजली गई सब कुछ गायब हो गया। तो ध्यान रखें जो रोम होती है बिजली भी चली जाए तो उसमें जो मेमोरी सेव होती है वो बनी रहती है। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 38 की, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? तो हार्ड डिस्क भी है, फ्लॉपी डिस्क भी है, सीडी रोम भी है। तो दोस्तों बड़ा खतरनाक सा प्रश्न जो आपके सामने पूछा है, बहुत बुद्धि लगनी है यदि आपने वीडियो देखे हैं तो। बड़ा आसान प्रश्न है दोस्तों, मजाक था। स्टोरेज डिवाइस आपसे पूछे हुए हैं, बता दें आप कौन कौन से हैं इनमें से। हार्ड डिस्क में हम स्टोर करते हैं, फ्लॉपी डिस्क में भी करते हैं, सीडी रोम में भी करते हैं। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 38 का सही जवाब है। ये मैं डिफिकल्ट इसलिए बोलता हूँ, यदि ये प्रश्न भी आपका नहीं बन रहा है तो चिंताजनक स्थिति है। फिर आपको सोचना पड़ जाएगा आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं। बहुत आसान से प्रश्न है, आपको इनको गलत नहीं करना, कहने का मतलब मेरा इतना है। नहीं तो फिर आप और से वैसे भी कंपटीशन से बाहर हैं। लेकिन स्कोप है, यदि ये अभी आप गलत कर रहे हैं और अभी भी आप अपने एग्जाम पर पकड़ बना सकते हैं मेहनत करके, तो मेहनत का तो अल्टरनेटिव है नहीं, वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। क्योंकि कितना भी ब्रिलियंट इंसान हो, यदि मेहनत नहीं करेगा तो इंसान मेहनत कर करके, बोलते हैं ना कि एफर्ट बीट्स टैलेंट, मतलब जो आपके प्रयास है वह टैलेंट को पीछे छोड़ देते हैं। तो प्रयास आपको लगातार करना है। ठीक है, बारी आती है प्रश्न क्रमांक 39 की, कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी निंजा टेक्निक, मतलब कौन सी टेक्निक का उपयोग किया जाता है? तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क में लेजर टेक्निक का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 40, निम्न में से क्या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का उदाहरण नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन, इन 4 विकल्पों में से कौन सा स्थायी मेमोरी का उदाहरण नहीं है, मतलब अस्थाई है? तो दोस्तों रोम स्थाई है, फ्लैश मेमोरी में पेन ड्राइव वगैरह आती वो भी स्थाई है, हार्ड डिस्क भी स्थाई है।
रैम दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी ऐसी मेमोरी है जो अस्थायी है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 40 का एकदम सटीक जवाब होना चाहिए। फिर प्रश्न क्रमांक 41, CD रोम का पूरा नाम बताओ दोस्तों। तो फुल फॉर्म से फिर प्रश्न आ गया, और हम सभी जानते हैं CD रोम का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। एक वर्ड दोस्तों कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स होता है, इसकी चर्चा हमने करी हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 43, सबसे अधिक एक्सेस क्षमता वाली मेमोरी कौन सी है? एक्सेस करने में सबसे जल्दी हो जाना है तो वो सबसे फास्ट होगी, बताएं दोस्तों इनमें सबसे फास्ट कौन सी है? तो एक्सेस करने में सबसे अधिक क्षमता वाली मेमोरी ऑप्शन नंबर ए रजिस्टर मेमोरी है। इसकी चर्चा हमने की थी, टेबल भी हमने देखी थी, सबसे ज़्यादा क्षमता किसकी है, उससे कम किसकी है, उससे कम किसकी है। तो यदि आपने वीडियोस देखें तो आप इसका आंसर बड़े ही आसानी से कर पाते हैं। नहीं देखें तो अभी भी समय है, सुधर जाओ, सारे वीडियोस देख लो पुराने जाके, ताकि एक बढ़िया सी ग्रिप आपकी इस टॉपिक पर आपके एग्जाम के लिहाज से बन जाए। डीवीडी का मतलब क्या है? डीवीडी फुल फॉर्म पूछ लिया दोस्तों, फिर से बताएं डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है? तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन नंबर सी डीवीडी का फुल फॉर्म है। एक फुल फॉर्म और होता है, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। प्रश्न क्रमांक 45, कंप्यूटर में विभिन्न घटकों के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं एड्रेस बस का उपयोग कंप्यूटर में विभिन्न घटकों के बीच डेटा ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। प्रश्न क्रमांक 46, निम्न में कौन कंप्यूटर मेमोरी नहीं है? रैम है, रोम है, पी रोम भी है दोस्तों। पी रैम हमने तो जीवन में कभी नहीं सुना, तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए प्रश्न क्रमांक 46 का आंसर। दोस्तों पी रोम का फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, लेकिन प्रोग्रामेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी तो कभी नहीं सुना, इसलिए आप इसको कदापि आंसर ना लगाएं, नहीं तो एग्जाम में फिर बढ़िया अनर्थ होने की संभावना है, जो आपको एग्जाम के बाद में समझ में आएगा 2 घंटे बाद कि यार ये क्या करके आ गए। अब अगले साल फिर से सेम प्रक्रिया को दोहराना पड़ेगा, तो आपको बार बार एक ही चीज़ ना करनी पड़े, इसलिए ध्यान से पढ़ाई कर लें और ढंग से क्वेश्चन और ढंग से ऑप्शंस को पढ़ के सही आंसर पर टिक करके आए। फिर प्रश्न क्रमांक 47 क्या कहता है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर के सीपीयू के लिए उपयोग आता है? माइक्रो प्रोग्रामर बिल्कुल नहीं, माइक्रो कंप्यूटर बिल्कुल नहीं, माइक्रो कंट्रोलर नहीं, सीपीयू की बात चल रही है। सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। कंफ्यूज नहीं होना है, माइक्रो प्रोग्रामर में ढंग से पढ़ लेना है, प्रोसेसर प्रोग्रामर में अंतर होता है। और एमपीपीएससी इंजीनियरिंग 2019 में पूछा है, तो ये बेहतरीन कॉमन सेंस वाला प्रश्न, ऐसा कठिन प्रश्न तो है नहीं, तो सिविल सर्विस सीएसई में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, इसको आपको ध्यान रख लेना। प्रश्न क्रमांक 48 क्या कहता है? यूआरएल का तात्पर्य। फिर फुल फॉर्म से प्रश्न आ गया दोस्तों, 10% प्रश्न तो फुल फॉर्म से ही सॉल्व हो गए, और ज़्यादा बोलना चाहिए। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। नहीं, ऑप्शन गलत है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर दोस्तों यूआरएल का फुल फॉर्म होता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, यूनिवर्सिटी बिल्कुल हो ही नहीं सकता, यूनिवर्सल कैसे हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल का फुल फॉर्म है। यूनिवर्सल डिफरेंस लोकेशन ये भी नहीं होगा, तो ध्यान रखना है यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। प्रश्न क्रमांक 49, एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी निम्न में से कौन सी नहीं है? तो दोस्तों आपको बताना है माध्यमिक मेमोरी निम्न में से कौन सी नहीं है। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव, हार्ड डिस्क, यूएसबी पेन ड्राइव। दोस्तों स्थायी प्रकार की मेमोरी है, यदि आप कॉमन सेंस लगाएं तो 3 तो स्थायी प्रकार की मेमोरी है, और एक अलग ऑप्शन है रैंडम एक्सेस मेमोरी जो अस्थायी है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी रैंडम एक्सेस मेमोरी प्रश्न क्रमांक 49 का सही जवाब होना चाहिए। बेसिक कॉमन सेंस से यदि आपको थोड़े थोड़े से आइडिया भी ऑप्शंस के बारे में है, तो आप इसका आंसर कर लेंगे। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 50 की। प्रश्न 50 आपसे क्या कहता है? कंप्यूटर की मूल भाषा जिसमें बाइनरी डिजिट 0 और इकाई बिट्स का लंबा क्रम शामिल होता है खाली स्थान कहलाता है। तो दोस्तों जो भाषा कंप्यूटर को समझ में आती है उसे मशीनी भाषा कहते हैं, और वह बाइनरी कोडेड फॉर्म में लिखी होती है,
तो ऑप्शन नंबर ए मशीन लैंग्वेज प्रश्न 50 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 51, कौन से प्रोग्राम लैंग्वेज के द्वारा 3D में वेब पेज बना सकते हैं? तो दोस्तों VRML, ऑप्शन नंबर वी। इसकी चर्चा हमने की हुई है, तो आपको ऐसा चमत्कृत नहीं होना कि यार कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं। वीडियो देखिए, सारा कुछ आप पे समझ आएगा। प्रश्न क्रमांक 52, वेब पेज लिखने के लिए निम्न में से किस का उपयोग करते हैं? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कहाँ? ऑप्शन नंबर बी। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 53, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो दोस्तों बेसिक जावा सी है। ये पेंट ब्रश भाषा थोड़ी ना है दोस्तों, पोताई करने के लिए ब्रश है ये तो प्रश्न क्रमांक 53 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए। यदि आप इसमें भी गलत करके आए तो या तो आपने कंप्यूटर को नहीं चलाया, लेकिन उससे भी उससे भी खतरनाक बात ये है कि जो पुराने समय से चला रहा है पेंट ब्रश, आपने वो भी नहीं देखा है ना। तो इसको ध्यान रखें, पेंट ब्रश की भाषा नहीं है, पोताई करने का यंत्र है। दिवाली आएगी अभी 6-7 महीने बाद, तो आप उसको अच्छे से देख लेना, अवलोकन कर लेना, विश्लेषण कर लेना, असेसमेंट कर लेना पेंट ब्रश का, फिर देखना कि भाषा है कि नहीं है। तब आपको समझ आएगा कि नहीं सर, कंप्यूटर की भाषा पेंट ब्रश है ही नहीं और हो भी नहीं सकता। अब पेंट ब्रश नाम भले रख दें भाषा का, तो हम कुछ नहीं बोल सकते इन फ्यूचर, फिलहाल तो नहीं है। ठीक। प्रश्न 54 आपसे क्या कहता है? HTML भाषा के खोजकर्ता कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। टिम बर्नर्स-ली HTML भाषा के खोजकर्ता हैं। प्रश्न 55, प्रोटोकॉल खालिस्तान प्रोटोकॉल एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से जोड़ने का समर्थन करता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। 55 का सही जवाब है। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 56 पर, जंक ईमेल को खालिस्तान कहते हैं। तो दोस्तों स्पैम कहते हैं, ध्यान रख लेना। जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं। MPPSC 14 में पूछा गया, रिपीट भी हो जाते हैं 1-2 क्वेश्चन, तो इन MCQs को हल्के में मत लेना, नहीं तो एग्जाम फिर आपको हल्के में ले लेगा। ठीक। प्रश्न क्रमांक 57 क्या कहता है? संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का उपयोग निम्न में से किससे बचाता है? बताएं दोस्तों। अग्नि आक्रमण, भाई क्यों करेगा अग्नि आक्रमण कंप्यूटर पर? हाँ, डाटा ड्रिवन आक्रमण दोस्तों ऐसा भी कुछ नहीं है। वायरस अटैक दोस्तों, फिर एंटीवायरस क्या काम करेंगे? फायरवॉल आपको बचाता है अनाधिकृत अनऑथराइज्ड आक्रमण या प्रवेश से। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 57 का सही जवाब है। ढंग से प्रश्न पढ़ना है और एक एक शब्द का मतलब सही निकालना है। आधी सफलता तो प्रश्न पढ़ते ही मिल जाती है। प्रश्न क्रमांक 58, वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। पहला पृष्ठ चाहे वेबसाइट का हो, एप्लीकेशन का हो, हम होम पेज कहते हैं वेबसाइट के पहले पेज को। ठीक। सबसे पहले जो खुलता है जब आप MPPSC की साइट को सर्च करेंगे, UPSC की साइट को सर्च करेंगे, तो पहला पेज मिलेगा ना आपको जिसमें सब चीज़ें ऑप्शंस होंगी, उसे कहते हैं होम पेज। सर्च करके देख लेना यदि समस्या आ रही हो तो, क्योंकि उसके अंदर से बेसिक कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 59, इनमें से किस डिवाइस को डम डिवाइस कहा जाता है? उल्लू डिवाइस कहा जाता है, गधा डिवाइस कहा जाता है। ठीक। डम डिवाइस कौन सा है? इसकी चर्चा हमने की थी, बहुत बार बार रिवाइज करके की थी। हब को हम डम डिवाइस कहते हैं। क्यों कहते हैं आपको पता ही है, वीडियो में बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। प्रश्न 60 क्या कहता है? डिजिटल सिग्नल का संबंध किससे है? अब दोस्तों 0-1 फॉर्मेट में चलते हैं, तो ये 2 फालतू में घूम रहा है इधर। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न क्रमांक 60 का सही जवाब होगा। ज़्यादा सोचना नहीं था। ठीक। 0-1 के फॉर्मेट में होती है बाइनरी कोडिंग, है ना। 2 आ ही नहीं सकता, यहाँ पर कहाँ से घूम रहा है, इसको हटाना पड़ेगा, है ना। फिर प्रश्न 61 आता है आपके सामने, जो आपसे पूछता है निम्न में से किस टोपोलॉजी को पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी भी कहा जाता है? तो दोस्तों मैश टोपोलॉजी देखी थी हमने, इस प्रकार से थी। मान लो 3 कंप्यूटर हैं, 3 तो नहीं, हमने 5 देखे थे वहाँ पर, तो 5 ही बना देते हैं हम यहाँ। ठीक है आपके लिए, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने वहाँ तो 3 कंप्यूटर रखे थे। तो ये दोस्तों आपस में सबसे जुड़े रहते हैं। हर कंप्यूटर बाकी के 4 कंप्यूटर से जुड़ा रहेगा इस प्रकार से। इसको हम कहते हैं मैश टोपोलॉजी। ठीक है। और मैश टोपोलॉजी पॉइंट टू पॉइंट है, हर पॉइंट दूसरे पॉइंट से जुड़ा हुआ है। कॉमन सेंस वाली बात है। डायग्राम याद है आपको,
तो जीवन सफल हो जाना है आपका, ठीक, एग्जाम के कंटेक्स्ट में। बाकी का मुझे नहीं पता किस तरीके से जी रहे हो आप, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 61, ऑप्शन नंबर सी मैश टोपोलॉजी सही आंसर है। प्रश्न क्रमांक 62, डेटा ट्रैफिक को कम करने के लिए या डेटा ट्रैफिक कम करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? इसकी चर्चा भी हमने की थी। स्विच दोस्तों इसका काम करता है, क्यों करता है, इसकी विस्तार से चर्चा की थी हमने। तो पुराने वीडियो जरूर देख लें, काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, उनको लाभ भी मिल रहा है। तो आप भी पुराने वीडियोस को देखें, वीडियो को लाइक कर दें, बढ़िया से कमेंट कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 63, निम्न में से किसे सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के नाम से जाना जाता है? इसकी चर्चा भी हमने की थी। 2 सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के बारे में बात की थी हमने, जिसमें देखा था हब को सेंट्रलाइज्ड डिवाइस कहते हैं, बीच में लगा रहता है, बाकी इसके इर्द गिर्द कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। ये दोस्तों नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं, हब, स्विच, गेटवे आदि, है ना। प्रश्न क्रमांक 64, इसमें से किस टोपोलॉजी को लीनियर टोपोलॉजी कहा जाता है? फिर कॉमन सेंस वाले प्रश्न दोस्तों ज़्यादा आते हैं टोपोलॉजी से, तो वीडियो को देख लें जरूर आप एक बार और समझ लें। लीनियर किसे बोलेंगे? जो लाइन फॉर्मेट में होगी। और दोस्तों ऐसी टोपोलॉजी कौन सी होती थी? हमने देखा था बस टोपोलॉजी लीनियर टोपोलॉजी का उदाहरण है, आपको देख के ही समझ आ जाएगा। एक लाइन में सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक केबल से, ये डिवाइसेस लगे हुए हैं, इसे हम कहते हैं बस टोपोलॉजी। किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। बस टोपोलॉजी को हम लीनियर टोपोलॉजी भी कहते हैं। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 65 की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग कहाँ होता है? एक दूसरे से बात करने में बिल्कुल करते हैं, लाइव बातचीत में भी होता है, संवाद स्थापित करने में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 65 का एकदम सटीक आंसर है, कॉमन सेंस वाला प्रश्न था, ठीक। फिर प्रश्न क्रमांक 66, कंप्यूटर और कीबोर्ड के मध्य संचार खाली स्थान संचरण में शामिल होता है। अब बताएं दोस्तों, हमने बहुत विस्तार से चर्चा की थी, सिंपलेक्स क्या होता है, हाफ ड्यूप्लेक्स क्या होता है, फुल ड्यूप्लेक्स क्या होता है। तो दोस्तों सिंपलेक्स ऐसा सिस्टम है, या आपने निर्देश भेजा, दो लोगों के बीच में जब कम्युनिकेशन हो रहा है, दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो एक जगह से निर्देश भेजा जा सके, दूसरी जगह से वापस प्रत्युत्तर ना हो, उसे कहते हैं सिंपलेक्स। अब बारी आती है हाफ ड्यूप्लेक्स की। तो हाफ ड्यूप्लेक्स क्या है? एक समय में यदि एक स्थान से या एक डिवाइस से कुछ भेजा जा रहा है तो उसी समय दूसरा ना भेजे। इसका एग्जाम्पल था रेडियो वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी जो देखा होगा आपने, पुलिस वाले भी लिए रहते हैं। तो हाफ ड्यूप्लेक्स में क्या है? दोनों साइड से आदान प्रदान हो जाएगा डाटा का, लेकिन एक समय में सिर्फ एक ही डिवाइस इससे हो पाएगा। एक समय में दोनों डिवाइस ऐसा नहीं कर पाएंगे, एक समय में एक डिवाइस। फुल ड्यूप्लेक्स में क्या है? मोबाइल फोन, एक समय में दोनों ओर से वार्तालाप होता है। आपसे पूछा जा रहा है कंप्यूटर और कीबोर्ड के मध्य संचार खाली स्थान संचरण में शामिल है, खाली स्थान ट्रांसमिशन में शामिल है। तो ये सिंपलेक्स का एग्जाम्पल है दोस्तों। यहाँ पर कीबोर्ड से कंप्यूटर में भेज दोगे, अब कंप्यूटर कीबोर्ड को कुछ नहीं बोल सकता, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न क्रमांक 66 का सही जवाब है। प्रश्न क्रमांक 67 क्या बोलता है? किस प्रकार के केबल में तार आपस में उलझे होते हैं? हमने ऐसी केबल बना के भी दिखाई थी आपको, इस तरीके से याद होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार से तार उलझाने की बात की जा रही है वह ईथरनेट केबल में होता है, ऑप्शन नंबर ए। ट्विस्टेड पेयर केबल भी हम कह देते हैं। प्रश्न क्रमांक 68, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया? जब ब्लूटूथ की चर्चा हो रही थी तब मैंने आपसे कहा था, आप याद रख लेना इनका नाम, हडसन का नाम, इन्होंने ब्लूटूथ बनाया है। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 69 की। वॉकी टॉकी किसका उदाहरण है? अभी हमने चर्चा की वॉकी टॉकी, दो वॉकी टॉकी डिवाइस हैं, एक ए है एक बी है। आपने यहाँ से बोला तो जब ए बोल रहा है तो बी सिर्फ सुन पा रहा है, बी नहीं बोल पा रहा, लेकिन जब बी बोलेगा तो सिर्फ ए सुन पाएगा, बोल नहीं पाएगा। तो एक समय में कोई एक बोल पाएगा, लेकिन सुविधा दोनों के पास होगी अलग अलग समय में। तो इसे हम कहते हैं अर्ध ड्यूप्लेक्स। जब दोनों एक साथ बोल पाए, जैसे मोबाइल फोन में होता है, उसे हम कहते हैं फुल ड्यूप्लेक्स। और जब सिर्फ एक बोल पाए, दूसरा बोल ही ना पाए, सिर्फ सुन पाए, उसे कहते हैं हम सिंपलेक्स। तो यहाँ पर दोस्तों वॉकी टॉकी की बात हो रही है, जो कि अर्ध ड्यूप्लेक्स है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न क्रमांक 69 का सही जवाब है। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 70 की।
इनमें से कौन सा निर्देशित माध्यम में शामिल नहीं है? डाटा ट्रांसमिशन के निर्देशित माध्यम में, जिसमें केबल नहीं है दोस्तों, वो सही जवाब होगा। ट्विस्टेड पेयर केबल गलत, ये तो निर्देशित माध्यम है। ऑप्टिकल फाइबर केबल भी निर्देशित है, कोएक्सियल केबल भी निर्देशित है। रेडियो ट्रांसमिशन दोस्तों निर्देशित माध्यम नहीं है। प्रश्न क्रमांक 70 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 71, डाटा संचार के घटक में शामिल खाली स्थान है। तो दोस्तों डाटा संचार में प्रेषक भी होता है, सूचना भी होता है। मैंने बात की थी जिस प्रकार से रोड पर चलने के लिए इंसानों के लिए नियम कानून होते हैं, उसी प्रकार से डाटा के भी नियम कानून प्रोटोकॉल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी भी सही है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी प्रश्न क्रमांक 71 का सही जवाब है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने पिछले कुछ वीडियो के एमसीक्यूज एक साथ डिस्कस किए। यदि आपको हमारी इस वीडियो से आपके एग्जाम की तैयारी में बेनिफिट हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इस वीडियो को शेयर कर दें, ठीक, ताकि उनका भी लाभ हो सके। और फिर इसी प्रकार बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं होती। जय हिंद, वंदे मातरम।